हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस 2018। सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस 2018 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो है ही है, रियल लाइफ के अंदर के लिए आपको कितना कुछ सीखने को मिलेगा ना इस चैप्टर में, आपका दिल खुश हो जाएगा। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियों के पब्लिक इशू आते हैं ना, नाइका का पब्लिक इशू आया था, एलआईसी का पब्लिक इशू आया था। वो पब्लिक इशू किस तरीके से आता है, पब्लिक इशू लाते वक्त कौन सा लॉ फॉलो करना होता है, वो ये वाला लॉ है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं कि लॉ खाली पब्लिक इशू पे ही लगता है, और भी कई जगहों पे लगता है, लेकिन मैं बात करूंगा उसके बारे में। लेकिन जो मेनली इंडिया में जो पब्लिक इश्यूज जो आते हैं, कोई भी कंपनी आईपीओ लाती है, एफपीओ, बहुत सारे लोगों को तो अब आईपीओ एफपीओ नहीं पता होगा क्या होता है, अभी वो भी बताऊंगा। तो जो भी कंपनी लेके आती है वो सब इसी लॉ के अकॉर्डिंग लेके आती है। अगर मैं आपसे इस चैप्टर की बात करूं तो यहां पे सेबी, इसको हम बोलते शॉर्ट में है सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस 2018। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस 2018, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। लेकिन इस आईसीडीआर की फुल फॉर्म है इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। तो इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, नाम से ही कुछ क्लियर हो रहा है। इश्यू ऑफ कैपिटल, कैपिटल का मतलब शेयर कैपिटल, कंपनी शेयर कैपिटल इशू कर रही है। अब वो किस किस तरीके से इशू करेगी वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। कंपनी मार्केट में नए शेयर्स लेकर आ रही है, कंपनी मार्केट में नए शेयर्स लेकर आ रही है, तो वो जो शेयर्स इशू कर रही है उसको इशू करने के लिए लॉ लगेगा। और जब आपने वो शेयर इशू कर दे हो और उसके बाद कर दिए, तो करते वक्त और करने के बाद आपको कुछ डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे सेबी को। कुछ क्या देने पड़ेंगे, डिस्क्लोजर बताना पड़ेगा ना कि आपने कितने शेयर इशू करे हैं। अरे शेयर इशू कंपनी क्यों करती है, जनता से पैसा रेज करने के लिए। मान लो मेरी कंपनी मार्केट से पैसा रेज करना चाहती है, देखो मेरे पास दो तरीके हैं, एक मैं बैंक वगैरह से लोन ले लूं, दूसरा तरीका है कि मैं पब्लिक इशू लाके जनता से पैसा ले लूं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, आईपीओ लाके आती है ना, पब्लिक इशू लेके आती हैं और जनता से फंड रेज करती हैं। हम उनको शेयर दे रहे हैं, बदले में वो हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे और वो पैसा कंपनी यूज करेगी। इसका मतलब जब कोई कंपनी शेयर कैपिटल इशू करेगी तो वो कैपिटल इशू करना प्लस उसको इशू करने के बाद आपको उसके लिए कुछ डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, किसको, सरकार को, जिसमें आपको यह बताना पड़ेगा कि आपने जनता से कितना पैसा रेज करा, क्यों करा, किस पर्पस के लिए करा, वगैरह वगैरह। तो उसमें चैप्टर डील करता है सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। अच्छा, एक चीज और क्लियर हो रही है क्योंकि साथ में लग गया है शब्द सेबी, तो एक चीज तो क्लियर है, सेबी किसका रेगुलेटर है, लिस्टेड कंपनीज का रेगुलेटर है। सेबी लिस्टेड कंपनीज का रेगुलेटर है। सेबी किसका रेगुलेटर है, लिस्टेड कंपनीज का रेगुलेटर है। इसका मतलब ये वाला लॉ ना दो कंपनियों पे लगता है, ओनली टू कंपनीज पे, एक लिस्टेड कंपनीज पे एंड दूसरा दोज कंपनीज हु आर नॉट येट लिस्टेड बट planning to list their securities। मैंने क्या बोला, ये लॉ दो कंपनियों पे लगता है, एक तो लिस्टेड कंपनीज पे और दूसरा उन कंपनियों पे जो अभी तक लिस्टेड है नहीं लेकिन प्लान कर रही है कि वो लिस्टेड होना चाहती हैं, प्लान कर रही है कि वो लिस्टेड होना चाहती हैं। अच्छा, व्हाट इज लिस्टिंग, इतना तो समझ आता है ना, वैसे तो आपको कंपनी लॉ में पढ़ा दी गई ये चीजें, बेसिक बेसिक चीजें होती हैं, स्टिल मैं बता देता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे के बहुत ही बुरे हालात होते हैं, तो अभी मैं वो भी समझा दूंगा लिस्टिंग क्या होती है। तो पहले तो हमने समझा कि लिस्टेड कंपनीज के ऊपर ही ये लगेगा, इसका मतलब जो प्योरली अनलिस्टेड कंपनीज है उनके ऊपर नहीं लगेगा। अच्छा, लिस्टेड में भी किस पे लगेगा, एक तो जो लिस्ट हो चुकी है उन पे, और दूसरा वो कंपनी जो है तो अनलिस्टेड लेकिन लिस्टिंग होने की प्लानिंग कर रही है, जो लिस्टिंग करवाने जा रही है अपने आप को। लेकिन कोई ऐसी कंपनी जो अनलिस्टेड और लिस्ट करवाना भी नहीं चाहती अपने आप को, तो उसको ये लॉ फॉलो नहीं करनी है।
इसका मतलब कौन सी कंपनी को फॉलो करनी है, लिस्टेड को भी फॉलो करना है, अनलिस्टेड को भी। लिस्टेड को तो करना ही है वाला लॉ फॉलो, और अनलिस्टेड में कौन सी वाली को फॉलो करना है, जो कंपनी लिस्टिंग करवाने जा रही है। अगर वो लिस्टिंग नहीं करवाना चाहती है और उसकी लिस्टिंग नहीं होगी तो बात ही खत्म हो गई, वो अनलिस्टेड है तो उसको सिर्फ नॉर्मली कंपनी एक्ट फॉलो करना है, उसको ये वाला लॉ फॉलो नहीं करना। अच्छा, इसका मतलब बड़े ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहले लिस्टिंग शब्द समझ लेते हैं, लिस्टिंग क्या होता है। तुमसे कोई पूछे व्हाट इज लिस्टिंग, तो तुम बताओगे लिस्टिंग इज अ काइंड ऑफ परमिशन। लिस्टिंग इज अ काइंड ऑफ परमिशन which is given by the stock exchange to the companies so that securities of that company can be freely traded। तो लिस्टिंग क्या है, काइंड ऑफ परमिशन है। अच्छा, मान लो मेरी कंपनी अनलिस्ट है, अगर मैं उसको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवा दूंगा तो उसका फायदा क्या होगा, मेरे कंपनी के शेयर्स की लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी का मतलब है मैं इजीली खरीद सकता हूं, इजीली बेच सकता हूं। अच्छा, मेरी कंपनी अनलिस्ट है, अनलिस्ट है तो उसमें दिक्कत क्या है कि मेरे को अब बंदे ढूंढने पड़ेंगे। अगर मेरी कंपनी लिस्टेड है, मान लो मैंने रिलायंस के 100 शेयर ले रखे हैं, तो मेरे को बंदे थोड़ी ढूंढने हैं। मैं रिलायंस के 100 शेयर, रिलायंस लिस्टेड है, मैं स्टॉक एक्सचेंज पे जाऊंगा, सेल ऑर्डर पंच कर दूंगा, शाम तक कोई ब्रोकर मेरे शेयर बिकवा देगा। तो लिस्टिंग पे क्या होता है, लिस्टिंग करवाने के बाद हमारे शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होने लग जाते हैं, और ट्रेड होने की वजह से क्या होता है कि हमारे को शेयर को खरीदना बेचना आसान हो जाता है। तो दैट इज लिस्टिंग। तो लिस्टिंग क्या है, काइंड ऑफ परमिशन है। हमें कौन देता है, स्टॉक एक्सचेंज देता है हमारे को। कंपनी किस लिए देता है, सो दैट सिक्योरिटीज ऑफ दैट कंपनी कैन बी फ्रीली ट्रेडेड, ताकि उससे कंपनी की सिक्योरिटीज को फ्रीली ट्रेड किया जा सके। ट्रेड का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग बोथ, बाइंग और सेलिंग बोथ। और इंडिया में कई सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं। बहुत सारे लोगों को ना ये लगता है कि इंडिया में खाली 2 ही स्टॉक एक्सचेंज हैं, और ये बढ़ते घटते रहते हैं। पहले 9 थे, उससे पहले 27 थे, 28 थे। बहुत सारे लोगों को लगता है इंडिया में 2 ही स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। ऐसा नहीं है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मैं तुम्हारे को दिखा देता हूं, इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है अगर हम देखें तो। नेट चल रहा है, वाईफाई ही नहीं चल रहा, नेट नहीं चल रहा गाइस, ये खुलेगा ही नहीं, खुलेगा नहीं। अभी नेट नहीं चल रहा, कुछ मेरे को अभी ध्यान आया कि वाईफाई में दिक्कत है। मतलब मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, अगली लेक्चर में दिखा दूंगा तुम्हारे को कि इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, खाली एनएससी बीएससी नहीं। तो आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रेड करवाना चाहते हो। फ्रीली ट्रेड का मतलब है कोई भी आसानी से खरीद ले, कोई भी आसानी से बेच ले। अच्छा, एक चीज और याद रखना, ऐसा नहीं कि जब आप लिस्ट करवा रहे हो तो लिस्टिंग करवा रहे हो तो आपको खाली एक परमिशन लेनी होती है। हमें को ना 2 तरीके की परमिशन लेनी होती है। एक होती है लिस्टिंग परमिशन, एक होती है लिस्टिंग परमिशन, एंड एक होती है ट्रेडिंग परमिशन। एक होती है लिस्टिंग परमिशन एंड एक होती है ट्रेडिंग परमिशन। 2 तरीके की परमिशन होती है, एक होती है लिस्टिंग परमिशन, एक होती है ट्रेडिंग परमिशन। लिस्टिंग परमिशन का ये लाइफ में 1 टाइम लेनी होती है, 1 टाइम लेनी होती है, और ट्रेडिंग परमिशन आपको टाइम टू टाइम लेनी होती है। अच्छा, जस्ट लाइक वैसे ही है। एक जैसे एग्जांपल लेके बात करता हूं, जैसे आपको इंडिया से बाहर जाना है तो आपको एक तो पासपोर्ट बनवाना पड़ता है। अच्छा, पासपोर्ट लाइफ में 1 टाइम बनता है, लेकिन आपको जिस भी कंट्री में जाना है उस कंट्री के लिए वीजा अलग से लगवाना पड़ता है। ऐसा ही होता है ना, तो वीजा आपको बार बार लगवाना होता है, टाइम टू टाइम, जब जब जाना है, जहां जहां जाना है उसके अकॉर्डिंग लगवाना पड़ेगा। लेकिन पासपोर्ट आपका एक ही बार बनता है। सेम लिस्टिंग आपकी एक ही बार होगी, लेकिन जितने सालों के लिए ट्रेड करवाना है आपको, अपनी सिक्योरिटीज को 2 साल के लिए ट्रेड करवाना है, 3 साल के लिए ट्रेड करवाना है, 5 साल के लिए ट्रेड करवाना है, ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग परमिशन अलग से लेनी पड़ती है। तो ट्रेडिंग परमिशन आप जितने जितने साल के लिए ट्रेड करवाओगे उसके अलग से लेनी पड़ती है स्टॉक एक्सचेंज से, और लिस्टिंग परमिशन 1 टाइम होती है। और लिस्टिंग क्या होती है अब आपको समझ आ गया। तो मैं क्या बता रहा था कि जो कंपनियां लिस्टेड हैं
उनको ये रेगुलेशंस फॉलो करनी है। और जो कंपनियां ऑलरेडी अभी तो अनलिस्टेड है, मतलब उन्होंने अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं करवा रखा, लेकिन उनकी प्लानिंग है कि फ्यूचर में लिस्टिंग करवाएंगी, तो उनको भी अपने आप को इन रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, इन रेगुलेशंस को, सभी आईसीडी रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, यहां पे हम बोल रहे हैं इश्यू ऑफ कैपिटल। अच्छा, एक चीज और, इसको भी समझाने से पहले, जब भी कोई कंपनी पब्लिक इश्यू लेके आती है, मैं तुम्हारे को मेनली जो इस चैप्टर में है ना, ये ऐसे समझ लो, चलो ऐसे समझते हैं, छोड़ो, इस चैप्टर का नाम क्या है? सेबी इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018, है ना। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में कैपिटल कितने तरीके से इशू हो सकती है, बड़ा ध्यान से सुनना। अच्छा, एक चीज और बताओगे मेरे को, जब भी कोई कंपनी, मैंने तुम्हारे को बताया, शेयर कैपिटल इशू कर रही है और वो लिस्टेड है या लिस्ट होने जा रही है, तो उसको सेबी आईसीडी रेगुलेशंस फॉलो करनी है। तो सेबी की आईसीडी रेगुलेशंस तो लिस्टेड कंपनीज पे जो होने जा रही है उन पे लगती हैं, लेकिन क्या साथ में कंपनीज एक्ट भी लगेगा? कंपनीज एक्ट 2013 भी लगेगा। शेयर होते क्या है, शेयर इशू कैसे होते हैं, वो सारी बातें तो मेनली कहां पे की गई हैं? कंपनीज एक्ट में की गई हैं। और अल्टीमेटली वो है तो कंपनी, तो कंपनी को, अगर वो लिस्टेड कंपनी है या लिस्ट होने जा रही है, तो उसको कंपनी लॉ तो फॉलो करना ही है, साथ में उसको सेबी की आईसीडीआर रेगुलेशंस भी फॉलो करनी है 2018 वाली। लेकिन अगर वो अनलिस्टेड कंपनी है और उसका लिस्टिंग होने का, लिस्टेड होने का कोई प्लान भी नहीं है, और वो अनलिस्टेड है और वो कंपनी शेयर कैपिटल इशू करती है, तो उसको खाली कंपनी एक्ट फॉलो करना है, उसको सेबी की आईसीडीआर रेगुलेशंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब लिस्टेड कंपनी को सेबी की, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज को रेगुलेट कौन करता है इंडिया में? सेबी। तो लिस्टेड कंपनीज को सेबी की आईसीडीआर रेगुलेशंस 2018 भी फॉलो करनी है, प्लस साथ में कंपनी एक्ट 2013 भी फॉलो करना है। लेकिन अनलिस्टेड कंपनीज को, जिनका कोई लिस्टिंग होने का प्लान भी नहीं और वो अनलिस्टेड है, तो उनको खाली कंपनी एक्ट फॉलो करना है, उनको सेबी की आईसीडीआर रेगुलेशंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। दूसरी एक चीज और, कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में 2018 भी, आपको पता है, कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ 2018 निकले हुए, अभी कुछ साल ही हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल लेटेस्ट लॉ है। इससे पहले इंडिया में आईसीडीआर रेगुलेशंस थी नहीं, इससे पहले भी इंडिया के अंदर सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस 2009 थी। इससे पहले इंडिया में कौन सी रेगुलेशंस थी? सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस 2009। लेकिन उन रेगुलेशंस में ऑब्वियस सी बात है कुछ कमी रही होगी, कुछ लैकूनास थे, लैकूनास मींस लूप होल्स थे, बहुत सारी दिक्कतें थी, तो उनको हटाकर फ्रेश लॉ बना दिया गया। कौन सा? सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस 2018। तो अभी इंडिया में ये वाली रेगुलेशंस चल रही हैं। और अब हमने पढ़ा कि ये कब लगती हैं रेगुलेशंस, दो तरीके पे। इश्यू ऑफ कैपिटल, जब कोई कंपनी शेयर कैपिटल इशू कर रही है, पब्लिक इशू लेके आ रही है। अच्छा, पहले इश्यू ऑफ कैपिटल समझ लेते हैं, मैं कुछ लिंक करने वाला हूं, मैं बार बार मैं उसको कनेक्ट करते हुए ना, मेरे को लगता है कि पहले दूसरी चीज समझा दूं। हेडिंग क्या है? सेबी इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। तो अब हम ये पढ़ते हैं कि इंडिया में कैपिटल किस किस तरीके से इशू हो सकती है, इंडिया में कैपिटल किस किस तरीके से इशू हो सकती है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए हमारे को जाना पड़ेगा कंपनी एक्ट में, वो बात करिए कंपनी एक्ट में। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेथड्स ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज। अच्छा, एक बात बताओ ना, मेथड्स ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज, मैंने क्या लिखा? वर्ड सिक्योरिटी। जब मैं बोलूं सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी एक वाइडर टर्म है शेयर से, तो इसके अंदर सिक्योरिटी में शेयर्स भी आते हैं, इक्विटी शेयर भी आते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी आते हैं, डिवेंचर भी आता है, सब कुछ आता है। तो सिक्योरिटी एक वाइडर टर्म है ना। अच्छा, अब हम शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल एक सिक्योरिटी का ही तो पार्ट है, क्योंकि सिक्योरिटीज में तो शेयर भी आते हैं, डिवेंचर भी आते हैं। तो कंपनी एक्ट की एक वाइडर टर्म है मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, उसका सेक्शन है कंपनी लॉ में 23। सेक्शन कौन सा है? 23। तो सेक्शन 23 किसका? कंपनीज एक्ट 2013 का। यह बोलता है कि कोई भी कंपनी चार तरीके से सिक्योरिटीज इशू कर सकती है, कोई भी कंपनी चार तरीके से सिक्योरिटीज इशू कर सकती है। एक है पब्लिक इशू, एक है राइट्स इशू, एक है बोनस इशू, एंड एक है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट ये कहता है कि कोई भी कंपनी चार तरीके से सिक्योरिटीज इशू कर सकती है। एक है पब्लिक इशू, दूसरा राइट इशू, तीसरा बोनस इशू, चौथा प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट।
ठीक है जी। तो मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटी, जब मैंने बोला सिक्योरिटी तो मैंने तुम्हारे को बता दिया कि सिक्योरिटी एक वाइडर टर्म है, उसमें इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, सब कुछ कवर होता है। अभी मैं कंपनी लॉ से कनेक्टिविटी कर रहा हूं आपकी। अच्छा, ऑल्दो हम सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस के अंदर डिबेंचर इशू करने के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हमने तो यहां पे पढ़ा मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल की बात हो रही है। तो अभी हम पढ़ेंगे, ऑल्दो ये कब कब लगता है, किस किस के ऊपर ये एक्ट अप्लाई होता है हम पढ़ेंगे। मेनली इस एक्ट का जो फोकस होता है ना वो इक्विटी शेयर कैपिटल पे होता है। किस पे होता है इस एक्ट का फोकस? मेनली इक्विटी शेयर इशू करने पे होता है। इस एक्ट का कह रहा हूं, सॉरी, आईसीडी रेगुलेशंस का। इन रेगुलेशंस का जो मेनली फोकस होता है वो किस पे होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करने में। लेकिन जो सेक्शन 23 है वो खाली इक्विटी शेयर इशू करने की बात नहीं करता, वो इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर सबके बारे में बात करता है। और वो सबके बारे में बात कर रहा तो इक्विटी तो कवर हो ही गई ना, तो इसलिए कंपनी लॉ को हमको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज का बेस कंपनी लॉ ही है। तो कंपनी लॉ का सेक्शन 23 ये बोलता है कि कोई भी कंपनी अगर मार्केट में सिक्योरिटीज इशू करके पैसा रेज करना चाहती है, देखो हम पैसा शेयर इशू करके, इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करके पैसा रेज कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसा रेज कर सकते हैं, डिबेंचर इशू करके लोन की फॉर्म में पैसा ले सकते हैं। तो हम कई तरीके से ले सकते हैं। तो वो कह रहा है सिक्योरिटीज इशू करने के 4 तरीके हैं। एक है पब्लिक इशू, एक है राइट इशू, एक है बोनस इशू, एक है प्राइवेट प्लेसमेंट। अच्छा, इन सब में फर्क क्या होता है जरा ये समझते हैं, सबको शब्दों को। अच्छा, ऐसा नहीं कि इसके अलावा और मेथड नहीं है। अच्छा, स्वेट इक्विटी शेयर सुना होगा आपने, वो भी इसके अलावा एक कवर होता है। लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर ना प्राइवेट प्लेसमेंट से कहीं ना कहीं कवर हो जाता है उसी के अंदर, उसके बारे में अलग से पढ़ाऊंगा। अच्छा, स्वेट इक्विटी सुना होगा आप लोगों ने, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट सुना होगा, उसके बारे में भी चैप्टर में जिक्र होगा, है ना। कंपनी लॉ में आपने सुना होगा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होती है, स्वेट इक्विटी होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है। लेकिन वो ना अलग से मेथड नहीं है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं में कवर हो जाते हैं। अभी आपको ये 4 समझने हैं, ये 4 समझ लोगे तो आपका बेस बन जाएगा। सब सुनो बड़े ध्यान से। क्या है? सबसे पहला है पब्लिक इशू। पब्लिक इशू का मतलब क्या होता है कि यहां पे हम जनरल पब्लिक को इनवाइट करते हैं। पब्लिक इशू का मतलब क्या होता है? जब एक कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है कि आओ हमारे शेयर्स खरीद लो, दैट इज पब्लिक इशू। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसने मार्केट में एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकलवाई। उस कंपनी ने मार्केट में न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट निकलवाई कि हमारी कंपनी पब्लिक इशू लेकर आ रही है, हमारी कंपनी पब्लिक इशू लेकर आ रही है 1 लाख शेयर्स का, 1 लाख शेयर्स का एट ₹100 ईच, 1 लाख शेयर्स का एट ₹100 ईच, जिसको भी खरीदना है खरीद लो। अच्छा, इसका मतलब क्या आपकी कंपनी ऑफर दे रही है? नहीं। आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक चीज पढ़ी होगी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू एन ऑफर। ऑफर और इनविटेशन टू एन ऑफर फर्क होता है। यहां पे आपकी कंपनी ऑफर नहीं दे रही है, इनवाइट कर रही है कि हमारी कंपनी 1 लाख शेयर लेके आ रही है, जिसको खरीदने हैं खरीद लो। अब आपकी कंपनी ने खाली इनविटेशन दी है। अब अगर आपको खरीदने हैं तो आप जाकर कंपनी को बोलोगे कि हाँ मैं तुम्हारी कंपनी में इंटरेस्टेड हूं, मेरे को 100 शेयर दे दो, इस 1 लाख में से, या 200 शेयर दे दो, या 500 शेयर दे दो। तो आप ऑफर दे रहे हो, अब ऑफर आप दे रहे हो। और अगर कंपनी को लगेगा कि उसको आपको देने चाहिए, और कंपनी अगर आपको अलॉटमेंट कर देती है, इसका मतलब कंपनी ने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब कंपनी ने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब पब्लिक इशू के केस में हम ऑफर नहीं देते, इनविटेशन देते हैं, इनवाइट करते हैं। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला जिस जिस बच्चे के 90% से ऊपर मार्क्स है आकर एडमिशन ले सकता है। अच्छा, क्या इसका मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको ऑफर दिया या इनवाइट करा? इनवाइट करा है। अब 90 से ऊपर तो बहुत सारे लोगों के होंगे, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगी? कट ऑफ निकालेगी, 92%, 95%, 97% कट ऑफ निकालेगी। अब जिसका उस परसेंटेज के अंदर आ रहा होगा वो अपना जाके फॉर्म फिल करेगा, और अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी को लगेगा कि हाँ ये क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है तो डीयू उसको एडमिशन देगी, वरना नहीं देगी। इसका मतलब डीयू ने खाली इनवाइट करा था, आप लोगों ने जाके फॉर्म फिल करा, मतलब कि हमको एडमिशन दे दो, आपने ऑफर दिया। अब डीयू को लगता है कि आपको एडमिशन देना, तो वो एक्सेप्टेंस देगी। इसका मतलब ऑफ, और आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप लोगों ने पढ़ा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है? एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट कब बनेगा? जब ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों हो जाएगी। तो डीयू आपको ऑफर नहीं दे रही थी, वो इनवाइट कर रही थी, एडमिशन आकर ले लो। आप उनको ऑफर दोगे कि मैं एडमिशन लेना चाहता हूं, अगर उनको लगेगा, और अगर डीयू को लगेगा कि आप सारा क्राइटेरिया पूरा कर रहे हो, तो वो एक्सेप्टेंस देगी, वरना नहीं देगी। और अगर उन्हें एक्सेप्टेंस दी तो आपके और डीयू के बीच में एग्रीमेंट हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से जब कोई कंपनी पब्लिक इशू लेके आती है तो वो आपको ऑफर नहीं दे रही है, वो खाली आपको इनवाइट कर रही है कि हमारी कंपनी इतने शेयर लेके आ रही है, इतने रुपए ईच के, आपको खरीदने हैं तो खरीद लो। आपकी कंपनी ने इनविटेशन दिया है। अब जिसको खरीदने हैं वो क्या करेगा? आपको पता होगा एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा। तो जो वो एप्लीकेशन फॉर्म भर के कंपनी को दे रहा है वही क्या है? ऑफर।
वो जो एप्लीकेशन फॉर्म उसने कंपनी को भर के दिया है कि भाई मेरे को आपकी कंपनी के 100 शेयर चाहिए या 200 शेयर चाहिए, 500 जो भी चाहिए, वो उसने क्या दिया है, कंपनी को ऑफर दिया है अपनी तरफ से कि मैं आपकी कंपनी के इतने शेयर लेना चाहता हूं। और अगर कंपनी उसको अलॉट कर देगी, शेयर्स अलॉटमेंट कर देगी, तो इसका मतलब कंपनी ने क्या कर दी, एक्सेप्टेंस। कंपनी ने आपको एक्सेप्टेंस कर दी, अलॉटमेंट कर दी, मतलब वो आपको अलॉट करना चाहती है। और ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है, एग्रीमेंट। और आपके और कंपनी के बीच में क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट। इस तरीके से कंसेप्ट चलता है। मतलब यहां पे समझने वाली चीज क्या है कि यहां पे पब्लिक इशू के अंदर कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है, और इसका मतलब हियर एनीवन कैन परचेज द शेयर ऑफ द कंपनी। हियर एनीवन कैन परचेज नहीं लिखेंगे, परचेज तो तभी हो पाएगा जब कंपनी करेगी, सेल करेगी। मैं कह सकता हूं हियर एनीवन कैन अप्लाई। हियर एनीवन कैन अप्लाई टू द कंपनी for purchasing the shares। ठीक है, यहां पे कोई भी अप्लाई कर सकता है। अच्छा, राइट इशू में ऐसा नहीं होता क्या? पब्लिक इशू का मतलब जनता में कोई भी खरीदे, कभी किसी को भी कोई भी ऑफर ले, कोई भी आके अप्लाई कर ले, उसने एडवर्टीजमेंट देखी, कोई भी अप्लाई करे, कंपनी को लगता है कि इसे अलॉटमेंट करनी है तो कंपनी कर देगी। राइट इशू में क्या होता है, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही शेयर देती है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही शेयर्स अलॉट करती है एट फेवरेबल प्राइस। अब ये फेवरेबल प्राइस का मतलब क्या होता है, समझना। बहुत सारे लोग ना ये सिखाते हैं कि कंपनी डिस्काउंट देती है, डिस्काउंट नहीं देती। राइट इशू का मतलब क्या है कि मान लो मेरी कंपनी 1 लाख शेयर का पब्लिक इशू लेके आ रही है। अच्छा, पब्लिक इशू भी लेके आ रही है, मान लो साथ में मेरी कंपनी 20,000 शेयर का राइट इशू भी लेके आ रही है। मान लो, या ऐसे कह लेते हैं कि हमारी कंपनी मान लो टोटल में 1 लाख नए शेयर्स इशू कर रही है, उस 1 लाख में से 80,000 शेयर्स वो पब्लिक इशू के रूट से लेके आ रही है, और 20,000 शेयर्स वो आईपीओ के रूट से लेके आ रही है, पब्लिक इशू राइट इशू के रूट से लेके आ रही है। ऐसे कर लेते हैं, मान लो कंपनी एक्स लिमिटेड वो 1 लाख न्यू शेयर्स मार्केट में इशू कर रही है, 1 लाख न्यू शेयर्स इशू कर रही है मार्केट में, जिसमें से 80,000 शेयर्स वो पब्लिक इशू के रूट से ला रही है, और 20,000 शेयर्स वो राइट्स इशू के रूट से ला रही है। अच्छा, इसमें होगा क्या, मान लो वो पब्लिक इशू के केस में मान लो वो कंपनी एक शेयर मार्केट में जो लेके आ रही है, वो ला रही है 1 शेयर एट ₹150 का। लेकिन वो कंपनी ये कहती है कि मैं आपको दे दूंगी एक शेयर, अपने शेयर होल्डर्स को एक शेयर एट ₹120 का। अब फर्क समझो क्या है। राइट इशू में ना बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि कंपनी डिस्काउंट पे देती है, डिस्काउंट पे नहीं होता। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट एंड फेवरेबल प्राइस। अच्छा, राइट इशू होता क्या, पहले ये समझो। जब भी कोई कंपनी नए शेयर लेके आती है, तो अगर वो ये चाहती है कि मैं पहला राइट अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दूं कि तुम खरीद लो, वो नहीं खरीदेंगे तो कंपनी उन शेयर्स को भी क्या करेगी, बाहर बेच देगी। तो जब कंपनी पहला शेयर का राइट खरीदने का अधिकार अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रही है, उसे हम बोलते हैं राइट इशू। कि पहला राइट किसको दिया जा रहा है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। इसका मतलब राइट इशू में शेयर किसी आउटसाइडर को नहीं दिए जाते, अपने ही शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, ताकि उनको रिटेन करने के लिए रखा जाए। मतलब ऐसा क्यों करा जा रहा है, कंपनी ऐसा कंपनी क्यों कर रही है, ताकि उनको रिटेन किया जा सके। मतलब वो हमारी कंपनी में जुड़े रहे, इतने टाइम से जुड़े हुए, उनको तो कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और ये ना एज कंपेयर टू मार्केट प्राइस सस्ते प्राइस पर दिए जाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, इसको लोग डिस्काउंट क्यों समझ लेते हैं। मान लो एक कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू, मान लो इस एक्स लिमिटेड कंपनी के शेयर की, मान लो इस एक्स लिमिटेड कंपनी के शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपीज है। वो कितनी है, ₹100।
मान लो इस एक्स लिमिटेड कंपनी के शेयर की जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, ₹100। इसका मतलब ये कंपनी मार्केट में एक शेयर कितने रुपए का बेचती है, इसका मतलब कंपनी मार्केट में एक शेयर, इसकी फेस वैल्यू 100 रुपए की, ये मार्केट से मार्केट प्राइस ले रही है, फेस वैल्यू में इस कंपनी की शेयर की औकात इतने रुपए की है। मान लो कंपनी जब पब्लिक इश्यू लेके आई तो इसका मतलब कंपनी उसको मार्केट में 150 रुपए का बेच रही है, तो मैं कह सकता हूं कि इसका मतलब कंपनी जनता से ₹50 का प्रीमियम चार्ज कर रही है ना, 150 का बेच रही है मार्केट में, तो ये मार्केट प्राइस हो गया, मार्केट प्राइस। और उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए की, उसकी औकात कितने की है, 100 रुपए की, तो 150 माइनस 100 तो निकल के आ गया 50, तो ये 50 क्या है जो कंपनी चार्ज कर रही है, प्रीमियम चार्ज कर रही है। अच्छा, इसका अलग कंपनी जनता को 50 रुपए महंगा दे रही है और ऐसा अलाउड है, आपको पता है कंपनी शेयर्स प्रीमियम पे इशू करती है। अच्छा, इसका मतलब हम जनता को दे रहे हैं 150 का और आपको दे रहे हैं 120 का, जो हमारी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हमने उनको बोला कि तुम्हें राइट इशू में शेयर देंगे और तुम्हें 150 का नहीं देंगे, तुम्हें देंगे 120 का, तो मैं कह सकता हूं कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मार्केट प्राइस से सस्ते पे दिए जा रहे हैं। यस, मार्केट में लोगों को दिए जा रहे हैं 150 का, भाई तुम कंपनी के पहले से शेयर होल्डर, तुम्हारे को कुछ तो भला मिलना चाहिए, तुम्हें बाहर के लोगों से कुछ तो एडवांटेज मिलनी चाहिए ना, बाहर वाले अगर तुम्हें भी कंपनी उतने में देगी 150 में, बाहर वालों को भी 150 में, तुम्हारे में और उनमें फर्क क्या रह गया, तुम्हारा कंपनी से रिलेशन किस बात का फिर। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फेवर करने के लिए, उनको और बेनिफिट देने के लिए मार्केट प्राइस से सस्ते रेटों पे शेयर देती है राइट इशू के अंदर। तो मार्केट में वो कितने का दे रही है, 150 का, आपको दे रही है 120 में। तो बहुत सारे टीचर ना बच्चों को गलत सिखा देते हैं कि भाई 120 रुपए में बेचा तो इसका राइट इशू में शेयर डिस्काउंट पे इशू होते हैं, नहीं, इसका बस सिर्फ सिंपल इतना है कि मार्केट में कंपनी शेयर 120 मतलब यहां पे वो आपको 120 का दे रही है और शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 100, तो इसका मतलब कंपनी यहां पे आपसे भी प्रीमियम चार्ज कर रही है, लेकिन 20 रुपए का, 20 रुपए का, मतलब लोगों से 50 रुपए का प्रीमियम ले रही है लेकिन अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से 20 रुपए का ले रही है। तो डिस्काउंट कहां से हुआ है, डिस्काउंट पता कब होता है, मान लो कंपनी दे रही है शेयर 100 रुपए का, कंपनी का शेयर है 100 रुपए का और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है 80 रुपए का, दैट इज डिस्काउंट। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपए और आपको दे रही है 80 का, तो इसे हम बोलते हैं डिस्काउंट। और ये तो अलाउड ही नहीं है, ये तो कंपनी एक्ट में अलाउड ही नहीं है। कंपनी एक्ट में एक सेक्शन 53 है जो कि डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, जो कि क्लियर कट मना करता है कि किसी भी कंपनी को शेयर्स डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड नहीं है। आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा भी होगा, प्रोहिबिशन ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। वो ये कहता है कि अगर कोई भी कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू करेगी तो वो टोटली वॉइड माने जाएंगे, तो इसका मतलब वो तो अलाउड ही नहीं है। तो बहुत सारे टीचर जो ये सिखाते हैं कि राइट इशू में शेयर डिस्काउंट पे दिए जाते हैं, तो वो समझ जाओ कि वो टीचर को कुछ खास नहीं आता है, तो इसका मतलब वो डिस्काउंट पे नहीं होते हैं। इसका मतलब हाँ, ये हम कह सकते हैं कि मार्केट प्राइस से सस्ते पे दिए जाते हैं, कि हम जनता को दे रहे हैं 150 रुपए का और अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कितने में दे रहे हैं, 120 का, लेकिन कंपनी पैसा दोनों से ही कमा रही है। शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए है, वो जनता को दे रही है 150 का, मतलब वहां से 50 रुपए का प्रीमियम कमा रही है, आपसे 20 रुपए का प्रीमियम कमा रही है, बस इतना फर्क कर रही है, कमा दोनों से रही है। ये ऐसा नहीं हो रहा कि आपको फेस वैल्यू से भी नीचे दे रही है, ऐसा नहीं हो रहा। तो राइट इशू में समझ आ गया क्या होता है। तो राइट इशू में हमें शेयर दिया जाता है फेवरेबल प्राइस पे, तो मैं फेवरेबल प्राइस का मतलब दैट इज लेस देन मार्केट प्राइस, तो आपको मार्केट प्राइस से सस्ते पे दिए जाते हैं शेयर्स, तो इसे हम डिस्काउंट नहीं बोलेंगे। तो राइट इश्यू और पब्लिक इश्यू में समझ आ गया। पब्लिक इश्यू में तो कोई भी खरीद सकता है, जनरल पब्लिक को हम इनवाइट कर रहे हैं, जिसको खरीदना खरीद लो। राइट इश्यू के अंदर हम कंपनी आउटसाइडर को शेयर नहीं दे रही है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर दे रही है फेवरेबल प्राइस पे, मतलब, और फेवरेबल प्राइस का मतलब क्या है, जनता से सस्ते दामों पे, मतलब मार्केट में जितने भी नॉर्मल लोगों को दिए जा रहे हैं उससे सस्ते दामों पे आपको दे रही है। नेक्स्ट आता है बोनस इश्यू। बोनस इश्यू सुनना पड़ेगा बड़े ध्यान से, क्या है ये, यहां पे भी कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही शेयर देती है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, यहां पे कोई पैसा ही नहीं ले रही। जैसे इस वाले में भी एग्जिस्टिंग शेयर, राइट इश्यू में भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर दे रही थी और बोनस इश्यू में भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर दे रही थी कंपनी, लेकिन राइट इश्यू में पैसा तो चार्ज कर रही है ना, जनता से थोड़ा सा, जनता से जो पैसा ले रही है वो मार्केट, मतलब जो नॉर्मल जनता को दिया जा रहा है उससे सस्ते पे दे रही है, लेकिन पैसा तो ले रही है कंपनी। बोनस इश्यू में कंपनी पैसा ले ही नहीं रही, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, लो हमारी तरफ से गिफ्ट, तोहफा, फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहां पे क्या होता है, डायरेक्ट अलॉटमेंट होती है, यहां पे इन्विटेशन नहीं होता, यहां पे डायरेक्ट अलॉटमेंट होती है, यहां पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना होता, नो नीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। अच्छा, जैसे आपको क्या होता है, जैसे समझो, जैसे नॉर्मली अगर आपको एक कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो क्या करना पड़ता है, पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, फिर उसके बाद कंपनी आपको अलॉट करती है। यहां पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जरूरत ही नहीं होती, कंपनी आपको डायरेक्ट अलॉट कर देती है। अच्छा, एक बात बताओ ना, इसमें किसी को दिक्कत क्या होगी, फ्री में तो दे रही है कंपनी, तो आपसे फॉर्म क्यों भरवाएगी, कंपनी दे रही है, आपसे कुछ मांग थोड़ी रही है और पैसा भी नहीं मांग रही बदले में, तो किसको लेने में दुख होगा।
तो कंपनी आपको दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करना, तो डायरेक्ट अलॉटमेंट होती है। आपको पता आजकल डीमैट अकाउंट खुलता है, तो आजकल आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट के अंदर शेयर्स होते हैं, तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। मान लो इस कैसे निकालती है कंपनी स्कीम, मान लो कंपनी ने स्कीम निकाल दी कि हर 2 शेयर पे 1 शेयर फ्री देंगे। तो इसका मतलब यह है कि मान लो अगर मिस्टर ए के पास उस कंपनी के 10 शेयर हैं, तो उसको 5 शेयर और मिल जाएंगे बोनस इशू वाले, 5 शेयर्स उसको और मिल जाएंगे बोनस इशू वाले। अगर मान लो किसी के पास 50 शेयर हैं, मिस्टर बी के पास उस कंपनी के 50 शेयर्स हैं, तो उसके पास 75 हो जाएंगे, उसको 25 शेयर्स और मिल जाएंगे बोनस इशू वाले, तो उस पर 75 हो जाएंगे। तो हर 2 शेयर पे 1 शेयर, ये कंपनी स्कीम निकालती है, 2 पे 1, 3 पे 1, डिपेंड करता है केस टू केस। कई बार तो 1 पे 1 भी दे देती है, मतलब 1 शेयर तुम्हारे पे अगर है तो 1 हम और देंगे, ऐसा भी होता है बोनस इशू में। तो बोनस इशू में मैंने तुम्हारा चीज बता दी कि यहाँ पे शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉट होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉट होते हैं, इसमें इसलिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना पड़ता, डायरेक्ट अलॉटमेंट होती है। बोनस इशू में भी शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिए जा रहे हैं, और राइट इशू में भी शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जा रहे हैं। बस फर्क क्या है कि राइट इशू में कंपनी पैसा चार्ज कर रही है फेवरेबल प्राइस पे, मार्केट प्राइस सस्ते पे बेच रही है, लेकिन बोनस इशू में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लास्ट आता है प्राइवेट प्लेसमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? अच्छा, इसको ना, ये प्राइवेट प्लेसमेंट को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी बोलते हैं। ऑल्दो मैं तुम्हें एक चीज नॉलेज के लिए बता दूं कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट में थोड़ा सा फर्क होता है, वो मैं इसी चैप्टर के अंदर बताऊंगा तुम्हारे को। जब मैं इस चैप्टर को आगे बढ़ूंगा तो मैं वहां कराऊंगा, लेकिन अभी मत समझो, अभी इतना दिमाग मत लगाओ। अभी के लिए मान लो प्राइवेट प्लेसमेंट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एक ही है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं फर्क होता है, वो हम इस चैप्टर के अंदर आगे जाके पढ़ेंगे। तो चौथा मेथड है प्राइवेट प्लेसमेंट। ये क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। लॉ कहता है एनी ऑफर अदर देन पब्लिक ऑफर इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। जो पब्लिक ऑफर नहीं है वो प्राइवेट प्लेसमेंट है, बात खत्म। अब जरा समझना। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा जब मैंने बोला पब्लिक ऑफर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि राइट इशू बोनस इशू भी प्राइवेट प्लेसमेंट है, नहीं, क्योंकि राइट इशू के सेपरेट प्रोविजन है तो वो अलग लगेंगे, बोनस इशू के सेपरेट प्रोविजन है वो अलग लगेंगे। और वैसे भी राइट इशू बोनस इशू तो किसको दिया जाता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है, जनता के लिए तो होता ही नहीं, नॉर्मल पब्लिक के लिए तो होता ही नहीं। लेकिन जो पब्लिक इशू है वो तो किसके लिए होता है? जनरल पब्लिक के लिए होता है, हर कोई भी खरीदे पब्लिक में से। मगर एक चीज समझना, क्या हम पब्लिक इशू के अंदर लोगों को इन्वाइट करते हैं? यस। यहां पे इसका मतलब हम ऑफर नहीं देते हैं, हम लोगों को इन्वाइट करते हैं, लोग हमारी कंपनी को आके ऑफर देते हैं कि हम आपकी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, और कंपनी को लगता है अगर अलॉट करना है तो कंपनी अलॉट कर देती है। यहां पे क्या होता है, मान लो मेरी एक कंपनी का पड़ोसी है, मान लो मेरी ये कंपनी है, या मान लो मेरा एक फ्रेंड है, मान लो मैं किसी एग्जांपल लेके बात करते हैं, सुनना बड़े ध्यान से। मान लो मैं एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मान लो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, या ऐसे कर लेते हैं, मान लेते हैं इस कंपनी में ऑलरेडी 50 शेयर होल्डर हैं। ऑलरेडी इस कंपनी में कितने शेयर होल्डर्स हैं? 50 शेयर होल्डर्स इस कंपनी के अंदर ऑलरेडी हैं। और ये 3 नए शेयर होल्डर हैं, ये 3 न्यू इस कंपनी में शेयर होल्डर बनना चाहते हैं। तो ये तीनों हमारी कंपनी के अंदर आए, खुद, हमने इन्हें इन्वाइट नहीं करा था, खुद आए और क्या है कि हमारे को आकर बोला कि हमारे को न्यू शेयर्स अलॉट कर दो, हमें तुम्हारी कंपनी का शेयर होल्डर बनना है। हमारी कंपनी को इन्होंने आकर बोला कि हमें न्यू शेयर्स अलॉट कर दो, इन्हें हमारी कंपनी का शेयर होल्डर बनना है। अच्छा एक चीज समझना, क्या हमने इन्हें इन्वाइट करा था? नहीं, तो ये पब्लिक इशू तो है नहीं। ये हमारे पास आए हैं शेयर्स खरीदने, क्या ये हमारी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है? नहीं, तो इनके ऊपर राइट इशू बोनस इशू के प्रोविजन तो लगेंगे नहीं। मगर कंपनी के पास ये आए हैं शेयर अलॉट करने, कंपनी अगर इन्हें अलॉट करना चाहती है तो अलॉट तो करेगी ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? प्राइवेट प्लेसमेंट। इसका मतलब एक चीज समझो, तो प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? जो पब्लिक इशू नहीं है प्राइवेट प्लेसमेंट है। और प्राइवेट प्लेसमेंट हमेशा किसको होती है? प्राइवेट प्लेसमेंट हमेशा किसको होती है? कंपनी लॉ ये बोलता है प्राइवेट प्लेसमेंट हमेशा आइडेंटिफाइड पर्संस को होगी। किसको होगी? आइडेंटिफाइड पर्संस को। कंपनी लॉ का सेक्शन डील करता है इसके अंदर 42, प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन है कंपनी लॉ में 42, और वो ये बोलता है कि प्राइवेट प्लेसमेंट हमेशा किसको होगी? आइडेंटिफाइड पर्संस को होगी। किसको होगी? आइडेंटिफाइड पर्संस को होगी। और अब व्हाट इज आइडेंटिफाइड पर्संस? तो वहां पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाइड पर्संस आर दोज पर्संस, identified persons are those persons which are
आइडेंटिफाइड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको भी अपनी लिस्ट में नाम डाल देंगे वो कंपनी के लिए आइडेंटिफाई हो गया। अच्छा, इसका मतलब एक चीज समझो, ये जो बाहर के 3 लोग नए आए हमारी कंपनी के अंदर, कहां गया केस, ये रहा। ये जो बाहर के 3 लोग नए आए हमारी कंपनी के अंदर, क्या है यार ये वाले, ये जो बाहर के 50 हमारी कंपनी में ऑलरेडी शेयर होल्डर थे, 3 लोग हमारी कंपनी में नए आए। क्या ये 3 हमारी कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर थे? नहीं, ऑलरेडी नहीं थे। तो क्या राइट इशू लगेगा? नहीं, क्योंकि राइट इशू तो खाली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को लगता है। क्या बोनस इशू लगेगा? नहीं, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। क्या पब्लिक इशू लगेगा? नहीं, हमने तो इन्हें इन्वाइट ही नहीं करा है, ये भी जनरल पब्लिक ही, लेकिन क्या हमने इन्हें इन्वाइट करा है? हमारे पास खुद आए हैं। तो क्या इसका मतलब डायरेक्टली हमारे को ऑफर दे रहे हैं? ये ऑफर दे रहे हैं और कंपनी ने अलॉट कर देगी। तो यहाँ पे इन्विटेशन नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्ट वो ऑफर देते हैं, हम अलॉट कर देते हैं। या उल्टा भी हो सकता है, कंपनी किसी को जानती थी, कंपनी ने ऑफर दे दिया, उन्होंने अलॉट कर दिया। इसका मतलब जहां पे हम इनवाइट नहीं कर रहे, डायरेक्टली ऑफर अलॉटमेंट वाला खेल है और जनरल पब्लिक को ही दे रहे हैं। अच्छा, देखा जाए तो हम यहां पे भी पब्लिक इशू के केस में भी जनरल पब्लिक को ही दे रहे हैं और यहां पे भी हम जनरल पब्लिक को दे रहे हैं। बस फर्क कितना है कि पब्लिक इशू के केस में हम ज्यादा पब्लिक को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम इन्विटेशन दे रहे हैं मार्केट में, आओ हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। यहां हम इन्विटेशन नहीं दे रहे, हम आइडेंटिफाइड पर्सन को, कुछ लोगों को दे रहे हैं, वो जनता के ही लोग, जनरल पब्लिक ही है, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं है। हम कुछ लोगों को दे रहे हैं, लेकिन हम उन्हें डायरेक्टली ऑफर दे रहे हैं, या हम उन्हें दे रहे हैं या वो हमारे को डायरेक्टली ऑफर दे रहे हैं, और उसके बाद कंपनी उन्हें क्या कर रही है? अलॉट कर रही है। तो एनी ऑफर अदर देन पब्लिक ऑफर, तो जो पब्लिक ऑफर नहीं है वो प्राइवेट प्लेसमेंट है। अच्छा, राइट इशू, बोनस इशू प्राइवेट प्लेसमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि वो उनके अपने सेपरेट प्रोविजन है ही। और पब्लिक इशू में भी हम जनरल पब्लिक को शेयर दे रहे हैं और यहाँ पे भी हम प्राइवेट प्लेसमेंट में भी जनरल पब्लिक को शेयर दे रहे हैं। बस फर्क क्या है कि पब्लिक इशू के केस के अंदर हम जनरल पब्लिक को इनवाइट करते हैं, आओ हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। प्राइवेट प्लेसमेंट में जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर रहे, हम या तो सीधा उनको ऑफर देते हैं। मान लो, अच्छा जैसे मान लो मैं और मेरे 2 दोस्तों ने मिलकर कंपनी बनाई थी। अब मान लो मैं, मेरी वाइफ ने और मेरे पेरेंट्स ने मिलकर कंपनी बनाई थी। अब मान लो मेरे घर के 2 बराबर वाले घर में मेरे 2 दोस्त रहते हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ कि तुम मेरी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओ। क्या वो हमारी कंपनी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है? नहीं। तो क्या राइट इशू लगेगा? नहीं। क्या वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं है तो क्या बोनस इशू लगेगा? नहीं। क्या वो, मैं उन्हें इनवाइट कर रहा हूं, मैं उन्हें ये बोल रहा हूं कि पब्लिक इशू लेके आ रहा हूं, आओ जिसको खरीदने खरीद लो, या मैं उन्हें जानता हूं, मैं डायरेक्ट ऑफर दे रहा हूं उनको, मैं तो उन्हें जानता हूं, मैं डायरेक्ट। अच्छा, जब हमारी कंपनी पब्लिक इशू लेके आती है तो क्या हमें पता होता है कि हमारे पास कौन अप्लाई करेगा? ऑल ओवर इंडिया में कोई भी आ सकता है, हम उन्हें जानते थोड़ी, हम तो जिसको बोल रहे हैं जिसको खरीदने आके हमारे पास अप्लाई करो, इसका हम इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन यहां तो मैं उसे डायरेक्ट ऑफर दे रहा हूं, भाई मेरी कंपनी शेयर खरीद ले, क्योंकि मैं उसे जानता हूं। इसका मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट में हम सामने वाले बंदे को जानते होते हैं, जिसको हम अलॉटमेंट करने जा रहे हैं, वो आइडेंटिफाइड होता है हमारे लिए। लेकिन पब्लिक इशू के केस में आइडेंटिफाइड होते नहीं, हम तो इंडिया में बोल रहे हैं जिसको खरीदने खरीद लो, कोई भी आ जाए हम सबको देंगे। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में खाली उनको देते हैं जिनको हम जानते होते हैं। अब भले ही वो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है या नहीं, उससे हमें कोई लेन देन नहीं है, वो आउटसाइडर है, जनरल पब्लिक। इसको यहाँ पे भी जनरल पब्लिक को दे रहे हैं, यहाँ पे हम जनरल पब्लिक को दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम जानते नहीं होते, हमारे लिए आइडेंटिफाइड नहीं होते, इसलिए हम इन्हें इनवाइट कर रहे हैं, जिसको खरीदने खरीद लो पब्लिक इशू में। लेकिन यहाँ हम उन्हें जानते होते हैं, आइडेंटिफाइड पर्सन होते हैं, उन्हीं को अलॉट करते हैं। तो ये था हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट। तो आपको एक चीज समझ आ गई कि पब्लिक मेथड ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज 4 तरीके से इशू होती हैं: पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब तुम सेबी आईसीडी रेगुलेशंस पढ़ोगे तो, और चैप्टर का नाम क्या है? इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। तो कैपिटल तो हर तरीके से इशू हो सकती है, पब्लिक इशू से भी हो सकती है, राइट इशू से भी हो सकती है, बोनस इशू से भी हो सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट से भी हो सकती है। और प्राइवेट प्लेसमेंट को मैंने बोला प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी बोलते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें, वो आगे जाके इसी चैप्टर पढ़ेंगे। तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें खाली ऐसा नहीं है कि पब्लिक इशू के बारे में पढ़ेंगे, हम इन सबके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। वो अलग बात है कि हमारा जो मेजर फोकस है ना इस चैप्टर का, वो 90% फोकस पब्लिक इशू पे है। इस चैप्टर का जो 90% फोकस है पब्लिक इशू पे। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में खाली पब्लिक इशू के प्रोविजंस हैं, इस चैप्टर में बाकी टॉपिक्स के प्रोविजंस भी हैं, बाकी मेथड ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज के प्रोविजंस भी हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं तुम्हारे को, जब हम सेक्शन 23 पढ़ते हैं ना, जहां पे मैंने तुम्हारे को बताया कि 4 तरीके की सिक्योरिटीज हैं: पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। उसमें यह भी लिखा हुआ है, एक चीज और भी लिखी हुई है कि कौन कौन सी कंपनी पब्लिक इशू ला सकती है और कौन कौन सी नहीं। तो उसमें ना ये लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर, अभी आपने पढ़ा कि 4 तरीके के मेथड होते हैं, सेक्शन 23 में लिखा हुआ है पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। और मैंने तुम्हारे को पढ़वा भी दिए सारे क्या होते हैं, अब बता भी दिए इन सबके बारे में क्या होता है। लेकिन उसमें ना उन्होंने 2 कैटेगरी डिवाइड कर रखी है, प्राइवेट कंपनी की अलग और पब्लिक कंपनी की अलग।
प्राइवेट कंपनी की अलग और पब्लिक कंपनी की अलग। पब्लिक कंपनी की अलग। उसमें यह लिखा हुआ है कि प्राइवेट कंपनी 4 मेथड से नहीं ला सकती, सिर्फ 3 मेथड से सिक्योरिटी इशू कर सकती है। एक है राइट इशू, एक है बोनस इशू, एक है प्राइवेट प्लेसमेंट। और पब्लिक इशू चारों तरीके से आ सकती है, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, पब्लिक इशू। तो इसका मतलब पब्लिक कंपनी 4 तरीके से सिक्योरिटी इशू कर सकती है, वहां पे लिखा है, और प्राइवेट कंपनी 3 तरीके से। इसका मतलब प्राइवेट कंपनी को पब्लिक इशू लाना अलाउड ही नहीं है। प्राइवेट कंपनी को पब्लिक इशू लाना अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है। उसका एक रीजन है। जब आप लोगों ने कंपनी लॉ में प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो वहां पे क्लियर कट लिखा हुआ था प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में कि प्राइवेट कंपनी के थर्ड, आपने पढ़ा था ना, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में 3 रिस्ट्रिक्शन होती हैं, जिसमें पहला ये था रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, की प्राइवेट कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। दूसरा था लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर टू 200, की प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। और तीसरा था कि प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज, जिसका मतलब था कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं ला सकती। इसका मतलब प्राइवेट कंपनी हमेशा शेयर्स इशू ही किस मेथड से करती होगी? इन 3 मेथड से, प्राइवेट प्लेसमेंट, बोनस इशू, राइट इशू। प्राइवेट कंपनी को, क्योंकि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन ही क्लियर कट मना करती है कि प्राइवेट कंपनी को पब्लिक इशू लाना अलाउड नहीं है, तो इसलिए सेक्शन 23 में भी क्लियर कट मना कर दिया गया कि प्राइवेट कंपनी को पब्लिक इशू लाना अलाउड नहीं है, वो रिमेनिंग 3 मेथड से कर सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी सारे मेथड से आ सकती है, पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक कंपनी को सारे मेथड अलाउड है। पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू भी ला सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट भी ला सकती है, बोनस इशू भी ला सकती है, राइट इशू भी ला सकती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी खाली क्या ला सकती है? ये 3 मेथड से पब्लिक इशू लाना अलाउड नहीं है। इसीलिए जो इस चैप्टर का भी जो मेन फोकस है, मैंने तुम्हारे को बताया कि ये चैप्टर का मेन फोकस ही किसके ऊपर है? पब्लिक इशू के ऊपर। और पब्लिक इशू आपको पता है प्राइवेट कंपनी लाती नहीं है, तो इसके लिए ये मेन चैप्टर, इसलिए मेनली ये चैप्टर पब्लिक कंपनी के ऊपर लगता है, प्राइवेट कंपनी पे नहीं लगता, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को पब्लिक इशू लाना अलाउड नहीं है। और ये चैप्टर का मेन फोकस ही किस पे? पब्लिक इशू पे। और पब्लिक इशू खाली कौन लाती है? पब्लिक कंपनी लाती है, प्राइवेट कंपनी नहीं लाती। ये आपका एक बेस बन गया। अब और बहुत सारी चीज समझनी है, अभी तो समझने के लिए बहुत कुछ है, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ, लेकिन आई होप आपका बेस बन गया। अब आगे बढ़ते हैं गाइज। अभी हमने जैसे समझा कि ये पब्लिक इशू पे मेनली लगता है, तो अब अगर मैं आपको बात करूं ना, तो पब्लिक इशू भी 2 तरीके के होते हैं। पब्लिक इशू भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आईपीओ एंड एक होता है एफपीओ। एक होता है आईपीओ, आईपीओ एंड एक होता है एफपीओ। आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड एफपीओ स्टैंड्स फॉर फर्दर पब्लिक ऑफर। तो आईपीओ का मतलब क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। और एफपीओ का मतलब क्या होता है? फर्दर पब्लिक ऑफर। अब ये आईपीओ और एफपीओ में फर्क क्या होता है? जब कोई कंपनी जिंदगी में पहली बार पब्लिक इशू लेके आती है, जब कोई कंपनी जिंदगी में पहली बार पब्लिक इशू लेके आती है, उसे हम बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्स्ट टाइम। इनिशियल मींस फर्स्ट टाइम। उसके बाद वो फ्यूचर में जितनी बार भी पब्लिक इशू लेके आएगी, दैट इज एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। अभी रिलायंस वगैरह है, ये रिलायंस आईपीओ जमाने पहले ले आई थी, अब ये बीच बीच में पब्लिक इशू लाती रहती है, तो क्या वो आईपीओ होते हैं? नहीं, वो सब क्या कहलाएंगे? एफपीओ। अब एग्जांपल लेके बात करते हैं। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ध्यान से सुनना, ये 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, 2010 में बनी थी। और आपको पता है एक पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए 7 शेयर होल्डर चाहिए होते हैं। मान लो इसको 7 शेयर होल्डर्स ने उस टाइम पे बनाया था, और उस टाइम पे जो इस कंपनी की शेयर कैपिटल थी वो थी
1 लाख शेयर्स एट ₹10 ईच। अच्छा, उस टाइम में पब्लिक इशू थोड़ी लाए थे, 7 बंदे थे, आपस में ही एक दूसरे को शेयर अलॉट करे थे, कोई जनता के लिए थोड़ी लाए थे, आपस का खुद का पैसा था, खुद लगाया था, और 7 बंदों ने मिलकर कंपनी बनाई थी। तो ये 7 बंदों ने उस टाइम पे मिलकर कंपनी बनाई थी, और ये जो पैसा लगाया था तो इनको शेयर इशू हुए थे। तो ये जो शेयर इशू हुए थे इसी को हम प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। कुछ लोग इसे प्राइवेट प्लेसमेंट बोल देते हैं और कुछ लोग इसे प्राइवेट अरेंजमेंट बोल देते हैं, एक ही बात है। अच्छा, उस टाइम कोई पब्लिक इशू के थ्रू फंड थोड़ी रेस करा था, 7 बंदों ने, अच्छा मैंने और मेरी वाइफ ने मिलकर कंपनी बना ली, एग्जांपल लेके बात करते हैं। तो 2 बंदों ने मिलकर कंपनी बनाई, हम जनता का पैसा थोड़ी लगाया, अपना पैसा लगाया। कंपनी हमारे को जानती है, आइडेंटिफाइड पर्सन, हम दोनों ने तो बनाई है कंपनी, तो इसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। फर्स्ट टाइम हम कंपनी के शेयर होल्डर बनने जा रहे हैं और इसमें जनता का पैसा नहीं, हमारा खुद का पैसा है, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो ये 7 फैमिली मेंबर्स ने कंपनी बनाई थी आपस के लोगों ने, तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट बोल लो या प्राइवेट अरेंजमेंट बोल लो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 7 शेयर होल्डर फैमिली मेंबर ही होंगे, कोई भी 7 लोग जिन्होंने मिलकर कंपनी बनाई होगी, सारे इनिशियल डे स्टार्टिंग में पब्लिक इशू थोड़ी लाए हैं, तो अभी बनाते के टाइम पे गिने चुने लोगों ने पैसा लगाया होता है, कंपनी को अभी वो बना ही रहे हैं, तो वो सारा पैसा प्राइवेट अरेंजमेंट के थ्रू कहलाता है। हम ये बोलते हैं कि वो पैसा कैसे लगाया, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू लगाया, प्राइवेट अरेंजमेंट के थ्रू लगाया, और कंपनी ने उनको 1 लाख शेयर इशू कर दिए, और उन्होंने बदले में कंपनी को 1 लाख शेयर एट ₹10 का मतलब कितना हो गया, 10 लाख रुपए कंपनी में उन्होंने डाल दिए। अब इसके बाद क्या हुआ, कंपनी अभी तक इस 10 लाख रुपए का यूज कर रही थी, इसी से कंपनी चल रही थी। लेटर ऑन कंपनी का प्लान बना 2020 के अंदर कि एक काम करते हैं, पब्लिक इशू लेके आते हैं, जनता से पैसा रेस करते हैं। इनको बने हुए 10 साल हो गए, वैसे भी कोई कंपनी को ना इनिशियल आप ऐसा नहीं कि फ्रॉम द डे वन जब आप इनकॉर्पोरेट हुए तो सीधा पब्लिक इशू ले आओगे, लॉ में लाना अलाउड होता है। भी हम पढ़ेंगे कि कोई नई नई कंपनी बनी है, क्या वो डायरेक्ट पब्लिक इशू लेके आ सकती है, ला सकती है, लेकिन तुम लॉजिकली सोचो, नई कंपनी में पैसा लगाएगा कौन, तुम उसकी कोई गुडविल नहीं है। आप जोमेटो में, अभी जो पीछे जोमेटो का पब्लिक इशू आया था, LIC का पब्लिक इशू आया था, नाइका का पब्लिक इशू आया था, ये जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों का पब्लिक इशू आया था, वो इस वजह से आया था क्योंकि वो कई सालों से पहले से ऑपरेट हो रही थी। LIC कोई आज की कंपनी है, जमाने से चल रही है, वो इतने सालों से ऑपरेट हो रही थी, लोगों के दिमाग में उनको, वो लोग LIC को जानते थे, लोगों को LIC के ऊपर ट्रस्ट था, इसलिए जब LIC का पब्लिक इशू आया तो लोगों ने LIC के पब्लिक इशू में इन्वेस्ट कर दिया। नई कंपनियों में लोग इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, इसलिए स्टार्टिंग में कोई भी कंपनी इतनी जल्दी पब्लिक इशू नहीं लेके आती, 5-7 साल अपने आप को मार्केट में स्टेबल करती है, उसके बाद ही पब्लिक इशू लेके आती है। तो मान लो 2010 के अंदर ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो उस टाइम तो शेयर प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू हुए, इसका कंपनी बन चुकी है, शेयर कुछ पहले इशू हो चुके हैं। मान लो कंपनी 2020 के अंदर न्यू 50,000 शेयर्स इशू करना चाहती है, 50,000 नए शेयर्स लेके आना चाहती है एट ₹50 ईच वाले, तो कितने के हो गए, 50,000 इंटू में 10 होता है 5 लाख, तो ये हो गए 25 लाख रुपए के, कितने के हो गए, ₹25 लाख के नए शेयर लेके आना चाहती है, मार्केट में इशू करना चाहती है। अब ये फर्स्ट टाइम पब्लिक इशू लेके आ रही है, न्यू शेयर्स पब्लिक इशू की फॉर्म में लेके आ रही है, तो फर्स्ट टाइम लेकर आ रही है, तो इसे हम बोलेंगे IPO, इसी को हम क्या बोलेंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अच्छा, इसका मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी शेयर फर्स्ट टाइम इशू कर रही है, शेयर तो वो पहले भी इशू कर चुकी है 2010 के अंदर, लेकिन वो प्राइवेट प्लेसमेंट के रूप से इशू करे थे, जनता के लिए नहीं लेके आई थी कि कोई भी आके ले लो, कोई भी आके ले लो वाला कंसेप्ट वो कब लेके आई है, 2020 में, तो इसी को हम बोलेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO। और फिर मान लो कंपनी का मूड बन गया कि यार एक पब्लिक इशू और लेकर आते हैं, इतने पैसे से कुछ नहीं हुआ, मान लो कंपनी का मूड बन गया कि एक पब्लिक इशू और लेके आते हैं 2024 के अंदर, और अब वो जो पब्लिक इशू लेके आ रहे हैं वो लेके आ रहे हैं, मान लो अगेन न्यू 1 लाख शेयर्स का एट ₹50 ईच, 50 रुपए के एक के हिसाब से, तो अगेन वो नए शेयर लेके आ रही है पब्लिक इशू 50, अब तो ये कितना हो गया, 50 लाख रुपए हो गया, ₹50 लाख, तो ये सेकंड टाइम पब्लिक इशू लेके आ रही है, तो इसी को हम बोलेंगे फर्दर पब्लिक ऑफर, ये है FPO। और अब इसके बाद वो फ्यूचर में जितनी बार भी ये कंपनी पब्लिक इशू लेके आएगी वो सब क्या कहलाएंगे, FPO। तो ये IPO FPO का कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो पब्लिक इशू भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है IPO, एक होता है FPO। अच्छा, अब इसका यहां पे एक बात अभी हो ही रही है, तो एक चीज और कनेक्ट कर देता हूं यहां पे, कंपनी एक्ट का एक सेक्शन 40 है, वो कहता है कि एवरी कंपनी which is going through the process of public issue, every company which is going through the process of public issue has to mandatorily
list its securities on any of the recognized stock exchange of India. Recognized stock exchange of इंडिया। तो इसका मतलब ये समझ आती है। अच्छा एक चीज समझो, कोई अनलिस्टेड कंपनी है, कोई अनलिस्टेड कंपनी है, फर्स्ट टाइम पब्लिक इशू लेके आ रही है, तो 2020 में लाई होगी वो आईपीओ, अभी तक तो वो अनलिस्टेड थी। जब 2010 में बनी 7 लोगों ने बनाई थी। अच्छा 2007 लोगों ने बनाई, उस टाइम तो ये अनलिस्टेड कंपनी थी। लॉ कहता है जैसे ही आप जिंदगी में फर्स्ट टाइम पब्लिक इशू लेके आओगे, कब लेके आ रही है आईपीओ? 2020 के अंदर, तो आपको लिस्टिंग करानी मैंडेटरी है। सेक्शन 40 ऑफ कंपनी एक्ट क्या बोलता है कि आपको लिस्टिंग करानी मैंडेटरी है। इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे कराओ। और मैंने तुम्हारे को बताया था रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज खाली 2 नहीं है, एनएससी बीएससी, और भी कई हैं, लेकिन मेनली पॉपुलर यही 2 पे ट्रेड होता है, एनएससी पे और बीएससी पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आपको उसके ऊपर लिस्टिंग करानी मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी जनता से जब आप पैसा ले रहे हो तो आप उनका पैसा ब्लॉक तो करोगे नहीं। तो वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको क्या चाहिए? फ्री ट्रेडेबिलिटी चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, कि कल को अगर उनका मूड बन रहा है कि आज तो खरीद रहे हैं, कल को अगर बेचना है तो उनको लिक्विडिटी मिलनी चाहिए ना, तो इसलिए वो आसानी से खरीद बेच सकें। तो इसलिए उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए सेक्शन 40 ने क्या बोल दिया कि जो भी कंपनी पब्लिक इशू लेके आएगी उसको लिस्टिंग करानी मैंडेटरी है। इसका मतलब 2010 में जब ये बनी तब तो अनलिस्टेड कंपनी थी, जैसे 2020 में पब्लिक इशू लेके आएगी तो एज पर सेक्शन 40 इसको लिस्टिंग करानी मैंडेटरी हो जाएगी। लिस्टिंग करानी क्या हो जाएगी? मैंडेटरी से लिस्टिंग भी करवानी पड़ेगी। प्लस दूसरी चीज एक और, 2024 के अंदर भी एफपीओ लाएगी तो अब तो ये ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, अब तो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है ही, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी सारी क्या हो चुकी होंगी? लिस्ट हो चुकी होंगी। तो अब तो फ्यूचर में जितने भी पब्लिक इशू लेके आएगी सारी सिक्योरिटीज कैसे होंगी? लिस्ट होती चली जाएंगी। तो लिस्टिंग करानी मैंडेटरी है। तो लिस्टिंग का भी आपको समझ आ गया। और इसके लिस्टिंग की कनेक्टिविटी यहां पर साथ में एक चीज और कर लो, एक और कनेक्ट कर लो, एक है सेक्शन 29। वो भी ये बोलता है कि जो भी कंपनी पब्लिक इशू लेके आ रही है उसको अपनी सिक्योरिटीज को डीमैटेरियलाइजेशन करवाना मैंडेटरी है। डीमैटेरियलाइजेशन भी मैंडेटरी है, ये भी लिंक कर लो। ये सारी चीजें साथ ही बैठ रही हैं। डीमैटेरियलाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज डीमैटेरियलाइजेशन? डीमैटेरियलाइजेशन क्या होता है? डीमैटेरियलाइजेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ फिजिकल शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स। conversion of physical shares into electronic shares। और इसके लिए आपको क्या करवाना पड़ता है? डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है? डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। अच्छा डीमैटेरियलाइजेशन समझ आ गया ना, कन्वर्जन ऑफ फिजिकल शेयर इनटू इलेक्ट्रॉनिक शेयर। पहले जब पुराने जमाने में जब आप शेयर खरीदते थे तो फिजिकल फॉर्म में शेयर खरीदते थे, आपको शेयर अलॉट होते थे ना, आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता था, हाथ में एक कागज मिलता था, आप उसको घर पे लेके आते थे। तो मान लो अगर आपने किसी कंपनी के 1 लाख शेयर खरीदे, किसी दूसरी कंपनी के 50,000 शेयर खरीदे, तो इतने सारे शेयर सर्टिफिकेट्स आप लोग घर में लाके संभाल के रखते थे। क्या आजकल ऐसा होता है? आजकल जमाना बदल गया। अच्छा आजकल लोग, पहले के जमाने के लोग घर में पैसा भी ऐसे संदूकों में रखते थे, बेड के अंदर छुपा के रखते थे, अलमारी में छुपा के रखते थे पैसा भी। लेकिन क्या आजकल में लोग पैसा ऐसे घर में रखते हैं या आजकल लोग बैंक अकाउंट में सेव रखते हैं? आजकल अगर पहले के जमाने में हमें पैसा किसी को भेजना होता था एक शहर से दूसरे शहर, तो हमें देने जाना पड़ता था। क्या आज के जमाने में ऐसा होता है? बैठे बैठे घर से एनईएफटी कर देते हैं, आईएमपीएस कर देते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में घर से बैठे बैठे ट्रांसफर कर देते हैं। तो जमाना बदल गया। तो सिमिलरली आज की डेट में जो शेयर्स की ट्रेडिंग भी होती है वो फिजिकल नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिक होती है। तो जैसे ही आपकी कंपनी क्या होगी, लिस्टिंग होगी, तो उसको अपने शेयर्स को भी किस में कन्वर्ट कराना पड़ेगा? उसके फिजिकल शेयर्स को डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट कराना मैंडेटरी है। क्योंकि जो ट्रेडिंग होगी डेली बेस पे लाखों ट्रांजैक्शन होती है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो वो लोग शेयर सर्टिफिकेट थोड़ी बनाते रहेंगे। आपका डीमैट अकाउंट होगा, आपने बाय ऑर्डर पंच करा, आपने 100 शेयर खरीदे रिलायंस के, आपके डीमैट अकाउंट में 100 शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। आपने सेल ऑर्डर पंच करा, मान लो 50 शेयर का, आपने 50 शेयर बेच दिया, आपके डीमैट अकाउंट से 50 शेयर डेबिट हो जाएंगे। तो जैसे बैंक अकाउंट में पैसा रखा जाता है, ऐसे डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स रखे जाते हैं। और आज के टाइम में जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए डीमैट अकाउंट होना मैंडेटरी है। डीमैट अकाउंट होना मैंडेटरी है। तो जिसका एक चीज समझ आ रही है कि पब्लिक इशू का प्रोसेस कितना बड़ा है। जैसे ही कोई कंपनी पब्लिक इशू लेके आएगी तो उसको सेबी की रेगुलेशन तो फॉलो करनी है, साथ में कंपनी एक्ट भी फॉलो करना है, साथ में एज पर सेक्शन 40 उस कंपनी को लिस्टिंग भी करवानी है कंपनी एक्ट के सेक्शन 40 के अकॉर्डिंग, और साथ में एज पर सेक्शन 29 ऑफ कंपनी एक्ट उसको अपने शेयर्स को डीमैट फॉर्म में भी कन्वर्ट कराना मैंडेटरी है। सोच रहे हो, कनेक्टिविटी देख रहे हो? जिसका मतलब जिसको कंपनी लॉ स्ट्रांग नहीं है उसको सेबी लॉ समझ नहीं आएंगे, जिसका कंपनी लॉ स्ट्रांग नहीं है उसको सेबी लॉ समझ ढंग से नहीं आएंगे। इसीलिए मैं साथ साथ कंपनी लॉ की भी कनेक्टिविटी करता चल रहा हूं ताकि तुम्हारे लोगों का बेस याद आता रहे। तो ये बात समझ आई? तो हम लोगों ने समझा कि कैसे बेस है। तो अच्छा एक चीज समझ आई, इससे एक चीज क्लियर होती है
कि जब कोई कंपनी पब्लिक इशू लेके आती है ना, जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू लेके आती है, तो ऐसा नहीं है कि उसको खाली सेबी की आईसीडीआर रेगुलेशंस फॉलो करनी है, उसको सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस भी फॉलो करनी पड़ेंगी। जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू लेके आएगी तो उसको सेबी की आईसीडीआर रेगुलेशंस 2018 भी फॉलो करनी पड़ेंगी, प्लस उसको कंपनीज एक्ट 2013 भी फॉलो करना पड़ेगा, प्लस कुछ अदर सेबी लॉज है। लॉज हैं उसको वो भी फॉलो करने पड़ेंगे, प्लस उसको साथ में उसको डिपॉजिटरीज एक्ट भी फॉलो करना पड़ेगा। अब ये डिपॉजिटरीज एक्ट क्या है बेटा? ये डिपॉजिटरीज अभी तुम्हारे को मैंने बताया ना कि डिपॉजिटरी क्या है। अच्छा, तुम्हारे को अभी मैंने डीमेटेरियलाइजेशन बताया ना, अभी एक तुम्हारे को शीट बताई डीमेटेरियलाइजेशन। इंडिया में जो डीमेट अकाउंट खुलते हैं ना, इंडिया में जो डीमेट अकाउंट खुलते हैं वो डिपॉजिटरीज के पास ही खुलते हैं। इसके लिए इंडिया में 2 डिपॉजिटरी हैं। आपको नॉलेज के लिए अगर मैं बता दूं तो इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज हैं इंडिया में। एक है एनएसडीएल, एक है सीडीएसएल। एक है एनएसडीएल, एक है सीडीएसएल। इंडिया में 2 डिपॉजिटरी। इंडिया में जितने भी डीमैट अकाउंट खुलते हैं ना, वो इन्हीं के पास खुलते हैं। एनएसडीएल की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और सीडीएसआईएल की फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। डिपॉजिटरी क्या होता है? अच्छा, तुमसे कोई पूछे व्हाट इज डिपॉजिटरी, तो डिपॉजिटरी क्या होता है? तो डिपॉजिटरी इज अ काइंड ऑफ बैंक। डिपॉजिटरी इज अ काइंड ऑफ बैंक in which shares are kept in electronic form instead of money। जैसे नॉर्मल बैंक अकाउंट में आप पैसा रखते हो, डिपॉजिटरी भी एक काइंड ऑफ बैंक है, बस यहां पे पैसा नहीं रखते, यहां पे आप क्या रखते हो? शेयर्स वगैरह रखते हो, सिक्योरिटीज वगैरह रखते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर। और इसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? डीमैट फॉर्म। और डीमैट का मतलब क्या होता है मैंने तुम्हारे को बता दिया, डीमैटेरियलाइजेशन। और डीमैटेरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ फिजिकल शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स। और इसी के लिए हमारे को डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। डीमैट अकाउंट किसके पास खुलता है? डिपॉजिटरीज के पास खुलता है। इंडिया में 2 डिपॉजिटरी है, एनएसडीएल, सीडीएसएल। और ये डिपॉजिटरीज पब्लिक डील नहीं करते हैं, आप इनके पास डायरेक्टली नहीं खुलवाते। इन 2 डिपॉजिटरीज के नीचे ना इंडिया में बहुत सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, ये लोग पब्लिक डीलिंग करते हैं। और ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को हम शॉर्ट में बोलते हैं डीपीस, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। और ये बहुत सारे इंडिया में, आपने अगर इनका अपने नाम सुनाओ तो जैसे अगर मैं तुम्हारे को नॉलेज के लिए बता दूं तो जीरोधा हो गया, आजकल बहुत पॉपुलर है। अपस्टॉक्स हो गया, पेटीएम मनी हो गया, पेटीएम मनी। शेर खान हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, बड़े सारे बैंक्स भी कवर हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसका मतलब ये बहुत सारे क्या है? डीपीज हैं। तो इसका अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है ना, तो आप डायरेक्टली डिपॉजिटरी के पास नहीं जाओगे मुंह उठाकर, डिपॉजिटरी आपसे डील ही नहीं करता। आपको डीमैट अकाउंट इनके पास जाके खुलवाना पड़ेगा, डीपी के पास, और ये उनको बता देंगे ऊपर। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो डिपॉजिटरीज हैं ये प्रिंसिपल हैं, और ये जो डीपीज हैं ये इन्हीं के एजेंट हैं। तो डीपीज जो भी करते हैं वो प्रिंसिपल के कहने पे करते हैं, डिपॉजिटरीज के कहने पे करते हैं। और इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरी, एनएसडीएल, सीडीएसएल, और इन्हीं के पास डीमैट अकाउंट खुलता है। लेकिन आपके सारे डीमैट अकाउंट का रिकॉर्ड उन्हीं के पास मेंटेन होता है, लेकिन खुलते किनके पास है? खुलवाने के लिए आप डायरेक्टली डिपॉजिटरी के पास नहीं आ सकते, आप डीपी के पास जाओगे, ये आपकी डिटेल को उधर फॉरवर्ड करके आपका डीमैट अकाउंट खुलवा देंगे। ठीक है जी, तो आपको समझ आ गया पूरा कंसेप्ट कैसे चलता है। तो अब पब्लिक इशू किस तरीके से आते हैं हमारे को ये भी समझ आ गया। अच्छा, एक चीज और मैंने तो बताया, खाली पब्लिक इशू लाते वक्त खाली ये नहीं है कि सेबी आईसीडी रेगुलेशंस फॉलो करनी है, मेनली यही लॉ लगता है, लेकिन साथ में कंपनी लॉ भी लगता है, क्योंकि कंपनी की कितनी तगड़ी कनेक्टिविटी आपको समझ आ गया। कोई कंपनी पब्लिक इशू लाएगी तो वो कितने के कितने मेथड से कोई कंपनी शेयर इशू कर सकती है, वो भी कंपनी एक्ट सेक्शन 23 में लिखा था। फिर उसके बाद पब्लिक इशू अगर ला रही है तो पब्लिक इशू लाते ही उसको लिस्टिंग करानी मैंडेटरी है, वो कंपनी एक्ट सेक्शन 40 में लिखा था। और अगर वो पब्लिक इशू ला रही है तो उसको डीमेटेरियलाइजेशन करवाना भी मैंडेटरी है, वो सेक्शन 29 में लिखा था। तो सारे सेक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं? कनेक्ट हो रहे हैं कंपनी एक्ट के साथ। और इसके अलावा ना 2 तरीके की रेगुलेशन है, जो बंदा कंफ्यूज होता है। मैं तुम्हारे को समझाता हूं दोनों रेगुलेशन फर्क क्या है। एक है सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस 2018, और एक है सेबी
LODR regulations टू 2015। तो दो तरीके की रेगुलेशंस हैं, एक सेबी की ICDR रेगुलेशंस 2018 और एक सेबी की LODR रेगुलेशंस 2015। तो ICDR की फुल फॉर्म क्या है? ICDR स्टैंड्स फॉर, अभी मैंने तुम्हारे को बताया, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। और इनकी फुल फॉर्म क्या है? LODR की फुल फॉर्म लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। सेबी ICDR रेगुलेशंस कब लगती हैं? जब कोई कंपनी पब्लिक इशू लेके आती है। तो मैंने तुम्हारे को बताया था कि उसको लिस्टिंग करानी मैंडेटरी है, तो लिस्टिंग सेबी ICDR रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही होगी, प्लस पब्लिक इशू भी किस तरीके से आएगा वो सेबी ICDR रेगुलेशंस में लिखा है। तो इसके लिए और साथ में सेबी के अदर लॉस तो लगेंगे, मैंने तुम्हारे को बता दिया। तो मैं कह सकता हूं सेबी ICDR रेगुलेशंस कब लगती हैं? बिफोर और एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग। जब भी कोई कंपनी लिस्टिंग करवा चुकी है, लिस्टिंग करवाने वाली है या अभी लिस्टिंग करवाने जा रही है, तो उस टाइम पे कंपनी को ये वाली रेगुलेशंस फॉलो करनी है। एक बार कंपनी लिस्ट हो गई तो आफ्टर लिस्टिंग कंपनी को ये वाली रेगुलेशंस फॉलो करनी है, LODR रेगुलेशंस। फर्क समझ आ गया दोनों रेगुलेशंस में, कौन सी कब कब लगेगी? बिफोर और एट द सेबी ICDR रेगुलेशंस कब लगेंगी? जब कोई कंपनी पब्लिक इशू लेके आएगी, तो पब्लिक इशू के रूल सिस्टम सारा कहां लिखा हुआ है? ICDR रेगुलेशंस में कैसे लाना है, किस तरीके से लाना है, कितने तरीके के होते हैं, मैंने ये बता दिया। और तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ पब्लिक इशू के उससे पब्लिक इशू लाना कैसे है और उसके बाद लिस्टिंग करवानी है, आपको पता है मैंडेटरी है उस टाइम पे। तो वो लिस्टिंग कैसे होगी वो सब जिक्र यहाँ पे किया गया है। बिफोर एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग कंपनी को ये वाली रेगुलेशंस फॉलो करनी है, और एक बार कंपनी लिस्ट हो गई तो उसको डे टू डे बड़े सारे कंप्लायंसेस फॉलो करने होते हैं लिस्टिंग होने के बाद भी, तो उसके बाद उसको ये वाली रेगुलेशंस फॉलो करनी है। तो दो रेगुलेशंस अलग अलग हैं, इनका क्या कनेक्शन है समझ आ गया? बस आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। जिक्र तो मैंने बहुत कुछ करना है, लेकिन धीरे धीरे आगे वाली क्लासों में सारे पन्ने खोलेंगे। आज के पन्ने यहीं तक रुकते हैं। तुम्हारा एक बेस बनवाना था कि ICDR रेगुलेशंस क्या है, कब लगती हैं, क्या कब लगेंगी, किन कंपनियों पे लगेंगी, ठीक है, और लिस्टिंग क्या होती है, पब्लिक इशू क्या होता है, आपको सब समझ आ गया। क्योंकि हमारा मेन फोकस है ICDR रेगुलेशन पब्लिक इशू पे, ऐसा नहीं कि बाकी मेथड्स कवर नहीं होते, लेकिन मेन फोकस इसी पे। बाकी डिटेल की बातें अगली क्लास से करेंगे। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, इसी तरीके से लेक्चर अच्छा लगा होगा, चैप्टर तो बोलना गलत रहेगा, चैप्टर तो बड़ा है। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टाटा, लव यू ऑल।